हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी AKTU में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की यूनिट नंबर 4 करंट एनवायरमेंटल इश्यूज। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप आरएस एकेडमी AKTU को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारी 4th यूनिट करंट एनवायरमेंटल इश्यूज। करंट एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है? एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है? जितनी भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में जो नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल इश्यूज, इंक्लूडिंग पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ये सारे वो इफेक्ट हैं जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू हमारे एनवायरमेंट में देखने को मिलते हैं और इनका एक नेगेटिव इफेक्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो हमारी डेली लाइफ बेसिस है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। उन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से हमारी जो अर्थ है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? सबसे पहला कॉज है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं, लाइक कोल और पेट्रोल या फिर ऑयल, तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जितनी भी CO2 लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स नहीं है। प्लांट्स नहीं है तो वो CO2 कहाँ है? हमारे एनवायरमेंट में स्टोर हो रही है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी क्या है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है। एग्रीकल्चर में भी जितने भी हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उनकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। वेस्ट मैनेजमेंट, अभी मैंने बताया था जो हमारा लैंडफिल होता है जिसमें कि हम पूरे वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, उससे क्या प्रोड्यूस होती है? मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिससे कि हमारा जो कि हमारे डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद है इफेक्ट्स क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं? सी लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसीलिए सी लेवल बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ आने की समस्या भी बढ़ रही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत सारे, मतलब क्लाइमेट चेंज, हमें जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है, हम बहुत सारे एनवायरमेंटल वेदर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ओशन एसिडिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग की में जो गैसेस प्रोड्यूस हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा जो हमारी नॉर्मल रेन है उसमें भी क्या है, एसिड बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है। हमारे वाटर पॉल्यूशन के थ्रू भी एसिड हमारे ओशंस में मिल रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओशन एसिडिफिकेशन के लिए। फूड सिक्योरिटी, फूड चेन में डिस्टर्बेंस आता है। ठीक है, फूड चेन डिस्टर्ब होती है। ह्यूमन हेल्थ रिस्क, जितना भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और अदर ह्यूमन प्रॉब्लम भी जनरेट हो रही हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं वो कैसे हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, उनका मैक्सिमम यूज एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, जब अगर हम जितने पेड़ हम डिफॉरेस्टेशन में काटते हैं किसी भी पर्पस से, किसी भी यूजफुल पर्पस से, तो उससे ज्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, हमें ये डिवाइस इंस्टॉल कराने चाहिए जिससे कि कार्बन जो है वो स्टोर हो या फिर किसी और अदर काम के लिए यूज की जा सके, एनवायरमेंट में ना रहे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमें जो हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसकी टेक्निक को चेंज करना चाहिए, उसी जगह सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का यूज करना चाहिए। ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसमें कि पॉल्यूशन को या फिर अदर जो भी कॉज है ग्लोबल वार्मिंग के उनको कंट्रोल किया जा सके।
उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए अबाउट दिस क्राइसिस और उनको बताना चाहिए कि उनकी ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू, मतलब जो भी एक्टिविटीज एंड हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए, वो ना की जाए। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? मैंने अभी बताया कि जो हमारे बहुत सारे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और अदर बहुत सारे रीजंस है, जितनी भी हमारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर क्रिएट कर लेती हैं, एक लेयर बना लेती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एक लाइट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सनलाइट हमारे किसी भी जब भी किसी पर्टिकुलर किसी चीज पे आती है तो 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले वो ट्रांसमिट होती है, दूसरी रिफ्लेक्शन और थर्ड एब्जॉर्प्शन। तो अब क्या हो रहा है, जो हमारी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस, जितनी भी हमारी हार्मफुल गैसेस हैं, उन्होंने क्या किया, हमारे एटमॉस्फेयर पे चारों तरफ एक लेयर क्रिएट कर ली, ठीक है। जिसकी वजह से ट्रांसमिशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, लेकिन जो हार्मफुल रेस का जो मतलब जो सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्ट बैक है, वो नहीं हो पा रहा है। अब अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जितनी भी अर्थ है उसमें क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो जो कवरिंग है वो CO2 की और अदर हार्मफुल गैसों की, उस कवरिंग की वजह से सन रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं लेकिन रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब जगह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इवन क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ कम है, तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी सब कहाँ एडअप हो रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में। मीथेन के प्रोडक्शन की वजह से भी, लैंडफिल से जो मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है उसके प्रोडक्शन से भी ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड, जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन निकलता है, वहां पे नाइट्रस ऑक्साइड बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। वाटर वेपर्स, ठीक है, क्योंकि वो भी एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और ओजोन, O3। इफेक्ट्स क्या हैं ग्रीन हाउस गैसेस के? ग्लोबल वार्मिंग, मैंने अभी बताया था ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इफेक्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मेल्टिंग आइस कैप और ग्लेशियर्स, ओशन वार्मिंग एंड एसिडिफिकेशन, डिस्ट्रप्शन ऑफ वेदर पैटर्न, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हेल्थ रिस्क, इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। वही सारे इफेक्ट जो हमने बात की ग्लोबल वार्मिंग में, वो सब वही सारे इफेक्ट किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद आते हैं कंट्रोल। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर रहे हो, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल कर रहे हो, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज, ठीक है, जो कि कैसा है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, मैक्सिमम यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। और टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ऐसी टेक्निक यूज होनी चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो। उसके बाद आता है हमारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? अभी हमने बात की ग्लोबल वार्मिंग की और ग्रीन हाउस इफेक्ट की। क्लाइमेट चेंज क्या है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से हमारा जो वेदर है वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो वेदर पैटर्न में एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट आना क्या कहलाता है? हमारा क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जैसे कि हमें पता है पहले के टाइम पे क्या था, जब एनवायरमेंट बहुत ज्यादा फ्रेश हुआ करता था, पॉल्यूशन कम था, तो एक हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे 4 एक सीजन थे हमारे पास, कि गर्मी इतने ड्यूरेशन में गर्मी होगी, इतना ड्यूरेशन सर्दियों का होगा, स्प्रिंग सीजन आएगा, रेनी सीजन आएगा। लेकिन अब अगर हम देखें तो मैक्सिमम टाइम हमारा समर सीजन ही चल रहा होता है। बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। स्प्रिंग सीजन
फूल पत्ती जो जिसमें बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं वो सीजन बहुत कम होता है। इवन हमारी विंटर्स सिर्फ 1 या 2 महीने की होती है, उसमें भी बहुत रेयर। तो ये जो लॉन्ग टर्म एक शिफ्ट आया है हमारे वेदर में, इसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके कॉज क्या है क्लाइमेट चेंज के? ग्रीन हाउस एमिशन, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो सबसे बड़ा कॉज है क्लाइमेट चेंज के लिए। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए, बारिश कराने के लिए, और हम डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये क्या है? डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक, क्योंकि वहीं से हमारी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। वेस्ट एंड लैंडफिल्स, मीथेन का प्रोडक्शन हो रहा है। चेंज इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम, हमने एग्रीकल्चर को इतना एडवांस बना दिया है कि पहले के टाइम पे हम देख पाते थे कि पर्टिकुलर क्रॉप का एक पर्टिकुलर सीजन होता था कि वो क्रॉप उसी टाइम पे मिलेगी, लेकिन आज हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर के थ्रू कोई भी क्रॉप पूरे 12 महीने हमारे पास मार्केट में अवेलेबल रहती है। इफेक्ट्स ऑफ करंट इफेक्ट्स जो है हमारे उसके क्लाइमेट चेंज के, वो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अगेन दैट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। हीट वेव्स, हमने देखा होगा गर्मियों में बहुत ज्यादा हीट वेव्स चलती हैं, कुछ एक टाइम पीरियड इतना होता है कि वो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पीक पे गर्मी होती है। ठीक है, उसके अलावा फ्लड एंड स्टॉर्म्स, बाढ़ आने की समस्या बढ़ रही है। ठीक है, थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, डिसीज कॉज हो रही हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक लॉस भी इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। हाउ टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज? इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितने भी हमारे जो ट्रांसपोर्ट हैं वो फॉसिल फ्यूल पे रन करने की बजाय हमें उनको इलेक्ट्रिक कर देना चाहिए, ताकि वो सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस से ही चल पाए। रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि अगर कोई पॉल्यूशन क्रिएट करा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। क्लाइमेट अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल कंजप्शन, ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस यूनिट के इस टॉपिक के नोट्स आपको आरएस एकेडमी AKTU से मिल जाएंगे। करंट एनवायरमेंटल इश्यूज, यूनिट नंबर 4 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन। So what is acid rain? It is a precipitation which is highly rich in acid. ठीक है, एसिड रेन क्या है? एक ऐसा प्रेसिपिटेशन या फिर वो बारिश जिसमें कि एसिड एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वो एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है? जितनी भी हमारी हार्मफुल गैसेस हैं, ठीक है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, फिर एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके वो एसिड प्रोड्यूस करती हैं, और इन द फॉर्म ऑफ रेन वो हमारी अर्थ पे वापस आ जाती हैं। दैट इज एसिड रेन। फॉर्मेशन क्या है एसिड रेन का, कैसे बन रही है? रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हम रिलीज कर रहे हैं, बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है, NO2 और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद केमिकल रिएक्शन, ये क्या करती हैं? वहां पे मतलब एटमॉस्फेयर में जाके NO2 प्लस H2O, ये एटमॉस्फेयर में जाके क्या प्रोड्यूस करती हैं? HNO3। ठीक है, ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगी? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ये हमारी अर्थ पे वापस आ जाएंगे। दैट इज एसिड रेन। कॉजेस क्या है एसिड रेन के? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हाईली रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए, जिसकी वजह से जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगी सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, CO2। ठीक है, और वो जाके करेंगी एटमॉस्फेयर में जाके करेंगी रिएक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू भी हमारी ये गैसेस एमिट आउट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। उसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर से भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं।
इफेक्ट क्या है हमारे एसिड रेन के? सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इफेक्ट की। सॉइल डिग्रेडेशन, जहां पे भी एसिड रेन जाती है, मतलब जिस भी एरिया को एसिड रेन इफेक्ट करती है, वहां की सॉइल क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। वाटर बॉडीज, जिस भी वाटर बॉडी के अंदर वो एंटर करती है, वहां की पूरी वाटर बॉडीज में एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेशन डैमेज, फसल को खराब कर देती है। ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जहां पे भी, क्योंकि उसमें उस जो प्रेसिपिटेशन है, जो एसिड है, वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में है, इसीलिए अगर वो आपकी स्किन पे भी जाएगा तो आपकी स्किन को बर्न कर देगा, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल डैमेज, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस है। नेक्स्ट है कंट्रोल। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्लीन एनर्जी सोर्स, हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करना चाहिए। पॉल्यूशन कम से कम करना चाहिए। एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, जितने भी हार्मफुल गैसेस का एमिशन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, ऐसी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी चाहिए कि इनका एमिशन कम से कम हो, या फिर इनको किसी और तरीके से डिस्पोज किया जा सके। पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, हमारे जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, उनमें ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए जो कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक जितने भी हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है, तो उनकी जगह हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन। ओजोन लेयर होती क्या है? हमारे जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की जो हमारी 4 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, तो हमारी इन चारों एटमॉस्फेयर की लेयर में जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। इसमें प्रेजेंट होती है हमारी ओजोन लेयर, ठीक है। ये जो लेयर है वो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ये बात हमें पता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे हो रहा है हमारे ओजोन का? जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, वो क्या हो रहा है? यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में, ठीक है, वो ब्रेक होता है। ऑक्सीजन जो हमारा जो O2 है वो ब्रेक होगा फ्री ऑक्सीजन रेडिकल प्लस ऑर्गेनिक ऑक्सीजन में, ठीक है। मोलिकुलर ऑक्सीजन और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल मिलके, ये हमारा फ्री ऑक्सीजन रेडिकल है और ये हमारा मोलिकुलर ऑक्सीजन है, ये मिलके बनाता है हमारा O3 ओजोन, ठीक है। ये किससे ब्रेकआउट होता है? यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में। उसके बाद है हमारे कॉज, हाँ, उसके बाद है हमारा कॉज। कॉजेस क्या है? जो हमारी ये ओजोन लेयर, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, ये जो डिप्लीट हो रही है, ठीक है, उसके कॉज क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें गैस है वो यही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाईली रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, ठीक है। ये ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है फ्री क्लोरीन रेडिकल्स में, और क्लोरीन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर की प्रोटेक्टिव लेयर के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से प्रोड्यूस होती है? जितने भी हमारे कूलिंग वो है टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर और हमारे एसीज, वहां से हाई अमाउंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा हमारे अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी हैं, जैसे लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमाइन, ठीक है। ये क्या है? ये भी हाईली रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। हमारा नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। और कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, ठीक है, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। उसके बाद है हमारा हाउ टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। हमें यूज ऑफ अल्टरनेटिव्स, जितना ज्यादा एनवायरमेंट, जितने भी हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब जितनी भी हमारी ऐसी चीजें हैं जहां से पॉल्यूशन कम होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर ऑक्सीजन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कम प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स का यूजिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर नॉन ओजोन डिप्लीटिंग प्रोडक्ट इन रेफ्रिजरेटर एंड एसीज।
रेगुलेटिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए, स्टोरेज रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, कंटिन्यू रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, रिसर्च करनी चाहिए कि हम उन सारे प्रोडक्ट को यूज कर पाए जिससे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन कम से कम हो। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ना क्या कहलाता है? हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या कहलाता है? हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। कॉजेस क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ के? हाई बर्थ रेट, जो हमारा बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा क्या है? हाई है, ठीक है। इम्प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, हमारे पास जो वो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेटर न्यूट्रिशन, ठीक है, हमारा जो न्यूट्रिशन साइकिल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा इमाइग्रेशन, मतलब जो बाहर के लोग हैं, मतलब जो दूसरी कंट्रीज से हैं वो बहुत ज्यादा आके किसी दूसरे देश में रहने लगे हैं। इमाइग्रेशन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर, कुछ रिलीजियंस हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उनका एक इफेक्ट भी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी पॉपुलेशन ग्रोथ यूजफुल है। इफेक्ट क्या है? प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जो जैसे कि हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है उतनी ही ज्यादा पॉल्यूशन है और सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ओवर क्राउडिंग एंड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, जितना ज्यादा अच्छा हेल्थ केयर मैनेजमेंट और जितनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन हम एक लिमिटेड लोगों को दे सकते हैं, उतना अच्छा हेल्थ केयर और उतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम हम एक बहुत बड़ी क्राउड को नहीं दे सकते। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, मतलब बेरोजगारी और गरीबी भी बढ़ रही है। फूड सिक्योरिटी, खाने की जो डिमांड है वो बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन कम है। और सोशल अनरेस्ट। नेक्स्ट इज हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करने चाहिए ताकि लोग इस बात से अवेयर हों कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो हमारे लिए कितनी हार्मफुल है, इसीलिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। वुमेन एजुकेशंस को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों को पता हो, वुमेन्स एजुकेट हो अबाउट कि अननेसेसरी जो प्रेगनेंसी है उसको डिस्कार्ड किया जा सके। गवर्नमेंट पॉलिसीज लगानी चाहिए कि लाइक अगर आप कुछ ऐसी पॉलिसीज निकालनी चाहिए कि आपको 2 बेबीज होंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, या फिर आपको ज्यादा बेबी होंगे तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके की अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फर्टिलिटी सर्विसेज, ठीक है, एक अच्छी हेल्थ सर्विस हमें प्रोवाइड करानी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लगानी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बनाइजेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। यूनिट नंबर 4 करंट एनवायरमेंटल इश्यूज के हमारे 2 लास्ट टॉपिक, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन एंड बर्निंग ऑफ पेडिस्ट्रो। व्हाट इज ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन? ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन है जो बेसिकली व्हीकल्स होता है, किससे होता है? हार्मफुल एमिशन ऑफ हार्मफुल एमिशन एंड एनवायरमेंटल कॉज्ड बाय द व्हीकल्स, ठीक है। जो जितने भी हम व्हीकल्स यूज करते हैं उनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है दैट इज ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। वहां से कौन कौन सी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं। कॉजेस क्या हैं ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन के? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन,
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का प्रोडक्शन, हाइड्रोकार्बन्स का प्रोडक्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हाई एमिशन रिस्पॉन्सिबल है ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन के लिए। उसके अलावा फ्यूल की क्वालिटी, जितना जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसकी क्वालिटी हम क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन होता है। व्हीकल एज एंड मेंटेनेंस, अगर हमने अपने जो हमारे व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनका एक लिमिटेड एज होता है कि उतने टाइम तक वो अच्छे से वर्क करते हैं, उसके बाद नहीं करते हम, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको उसकी एज के बाद भी यूज करते हैं और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस पे ध्यान हम नहीं देते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या हैं? सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि हमारी रेस्पिरेटरी डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज और प्रीमेच्योर डेथ बहुत ज्यादा आज के टाइम पे देखी जा सकती हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल डैमेज है, जैसे कि स्मोक फॉर्मेशन, स्मोक जैसे कि जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज एसिड रेन के लिए हमारा ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, और एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करने के लिए भी ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल, कैसे हम ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एमिशन स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, ऐसे गवर्नमेंट को ये रेगुलेट करना चाहिए कि इतने टाइम बाद या फिर अगर जो हमारे व्हीकल्स हाईली एमिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑटोमोबाइल से, तो उस पे उसके लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए। प्रमोट द क्लीन टेक्नोलॉजीज, क्लीनर टेक्नोलॉजी, प्रमोशन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एनवायरमेंटल, जो हमारी एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। फ्यूल की जो इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल की क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ पेडी स्ट्रॉ। पेडी स्ट्रॉ क्या है? जो हमारी फसल होती है, ठीक है, जो हमारी गेहूं की फसल है, हमारी चावल की फसल है, ठीक है, जब वो हमारी हमने फसल ग्रो की, उसके बाद हमने उसको हार्वेस्ट किया, जितना भी हमारा लेफ्ट आउट पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेडी स्ट्रॉ। तो हम क्या करते हैं, उस फील्ड को खाली कराने के लिए, जो फार्मर्स होते हैं उस फील्ड को खाली कराने के लिए और नई क्रॉप लगाने के लिए क्या करते हैं, उस पूरे लेफ्ट आउट पार्ट को खेत में ही क्या कर देते हैं, जला देते हैं। दैट इज बर्निंग ऑफ पेडी स्ट्रॉ, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेडी स्ट्रॉ। पेडी स्ट्रॉ, बर्निंग ऑफ पेडी स्ट्रॉ में क्या है, जो मैंने आपको बताया, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो पंजाब की साइड, पंजाब हरियाणा की साइड बहुत रेयरली देखने को मिलती है। इसलिए करता है ताकि जल्दी से जल्दी वो फील्ड दूसरी फसल के लिए खाली मिल सके। कॉज क्या है? कॉज ऑफ पेडी स्ट्रॉ, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब टाइम बचाने के लिए। उनको क्या है कि अगर वो उस पूरे वेस्ट को मैनेज करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए कोई मेथड ढूंढेंगे, इससे अच्छा यह है कि वो उसको बर्न करके पूरी फील्ड को खाली करेंगे और अपनी नई क्रॉप उसमें लगा देंगे। लैक ऑफ अवेयरनेस, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि जो उनका वेस्ट है वो कैसे अदर तरीके से यूज हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑप्शन, इनएडिक्वेट डिस्पोजल ऑप्शन, उनके पास बहुत ज्यादा मेथड उसको डिस्पोज करने के लिए नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर, ये उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, जितना टाइम पीरियड वो उसमें देंगे उससे अच्छा यह है कि वो नई फसल उगा के उसमें अपनी ग्रोथ कर लेंगे। लैक ऑफ सपोर्ट फॉर अल्टरनेटिव्स, उनको, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है जो उनको इस बारे में उनको अल्टरनेटिव सोर्स दे कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ये काम भी कर सकते हो। तो उनके पास बेसिकली कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इफेक्ट्स क्या है इसके? सबसे बड़ा इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेल्थ प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्मोक प्रोड्यूस करता है, स्मोक प्रोड्यूस करता है वो ऑटोमेटिकली फिर आगे जाके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। सॉइल की डिग्रेडेशन, ये मतलब एक टाइम पीरियड पे फार्मर्स को ऐसा लगता है कि वो फील्ड को खाली कराने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करता है, उसकी धीरे धीरे उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको डिक्रीज करता है, उसको कम करता है। हार्म टू एग्रीकल्चर, उनके
उनके पैटर्न को भी ये इफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर के पैटर्न को भी इफेक्ट करता है। विजिबिलिटी इश्यूज, जिस भी पूरे एरिया में ये प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन है, वहां पे क्या होता है, स्मोक क्रिएट हो जाता है, जिससे कि विजिबिलिटी में भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल बर्निंग ऑफ पेडी स्ट्रॉ, प्रमोट अल्टरनेटिव स्ट्रॉ मैनेजमेंट। सबसे मेन क्या है, जो जितना भी हमारा स्ट्रॉ है, जितना भी हमारा वेस्ट है, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि बर्निंग के अलावा ये स्ट्रॉ मैनेजमेंट की और कौन कौन सी प्रोसेस है, जैसे कि कंपोस्टिंग, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे खाद बनाने के लिए यूज की जा सकती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज की जा सकती हैं। अगर आप उसको जलाओगे तो वहां से एनर्जी मतलब कोई अदर सोर्स होगा जिससे कि हम उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है। स्ट्रॉ मैनेजमेंट मशीन्स, हमें मतलब स्ट्रॉ मैनेजमेंट मशीन्स बनानी चाहिए। क्रॉप रिड्यूस मैनेजमेंट, हमें ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जिसमें कि बाय प्रोडक्ट कम से कम प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट है अवेयरनेस कैंपेन्स, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और सब्सिडीज, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर फार्मर्स उनको, अगर वो अपने खेतों में इसको नहीं जलाते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। कोलैबोरेशन सॉल्यूशंस, हमें फार्मर्स को ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट कराना चाहिए जो उनका वेस्ट ले और उनको किसी अदर पर्पस के लिए यूज करें, तो फार्मर्स को उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए ताकि उस वेस्ट से वो कुछ ऐसा बनाए जो कि फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो और एनवायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी 4th यूनिट खत्म होती है। आपको इसके नोट्स आरएस अकेडमी AKTU ऐप पर मिल जाएंगे।